नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मोटरवे केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही को पहले छापे की इतला देने वाला असल में कौन निकला, इस पूरे मामले में किस नई अहम शख्सियत का नाम आया है और आबिद की गिरफ्तारी से 15 मिनट पहले क्या हैरानकुन वाक़या हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी मुल्जिम आबिद मल्ही को पहले छापे की इतला देने वाला कौन निकला और आबिद की गिरफ्तारी से 15 मिनट पहले क्या हुआ। आपको इस इशू से जुड़े 3 वाक़यात और उनकी इंतहाई हैरानकुन तफसीलात बताते हैं ताकि आप खुद तमाम डॉट्स को कनेक्ट कर सकें, यानी नुक्ते से नुक्ते जोड़ सकें और तीनों वाक़यात की कड़ियाँ मिलाकर इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको आगाह करें कि आबिद मल्ही की गिरफ्तारी के मामले में एक नया ट्विस्ट आया है, यानी आप कह सकते हैं कि एक नया मोड़ आया है। इस पूरे मामले में एक ऐसी शख्सियत का नाम आया है जिससे ये पूरा मामला ही बदल सकता है और इसका रुख जो है वो तब्दील हो सकता है। वो शख्सियत कौन है और इस मामले में क्या नया ट्विस्ट है, उसकी मुकम्मल तफसीलात भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको इसी मामले से जुड़े चंद ताज़ा और अहम तरीन हक़ाइक़ से आगाह करते हैं ताकि आप इस पूरे मामले का पस मंज़र और सियाको सबाक भी अच्छी तरह जान सकें। तो मामला यह है कि DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल कादिर कैसरानी के साथ मिलकर एक बहुत दिलचस्प असेसमेंट बनाई थी, यानी साइंसी और टेक्निकल बुनियादों पर एक रिपोर्ट बनवाई थी। ये रिपोर्ट आबिद मल्ही के बारे में थी। इस रिपोर्ट में ये टेक्निकल तज्जिया किया गया था कि आबिद मल्ही जब वारदात के बाद फरार हुआ तो वो अपने साथ कितनी रकम कैरी कर सकता था, यानी अपने साथ कितनी रकम ले जा सकता था। इस रिपोर्ट में ये असेसमेंट भी थी, यानी ये तज्जिया भी किया गया था कि आबिद अपने पास जो मौजूद रकम है उसके ख़त्म होने के बाद किस किस से रकम लेने के लिए राब्ता कर सकता है। इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर यह निशानदेही की गई थी कि आबिद की कॉन्टैक्ट लिस्ट में या उसके अजीज़ों में और उसके दोस्तों में कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो ये जानते हुए भी कि आबिद एक इंतहाई मतलूब मुल्जिम है उसकी मदद करने को तैयार होंगे। अब इस रिपोर्ट में उन अफराद की एक लिस्ट बनाई गई, यानी फहरिस्त बनाई गई और खामोशी से उन्हें वॉच लिस्ट में डाल दिया गया, यानी उनकी निगरानी शुरू कर दी गई। इनके फ़ोन नंबर्स की रिकॉर्डिंग भी शुरू हो गई और इनके मोबाइल का जो पूरा डेटा था उसको रिकॉर्ड किया जाने लगा और इनकी जो लोकेशन थी उस पर भी नज़र रखी जाने लगी। इस रिपोर्ट में दूसरा नुक्ता ये था कि फरार होने के बाद आबिद के ठिकानों के गिर्द एक सुर्ख दायरा कहाँ से कहाँ तक लगाना चाहिए, यानी टेक्निकल बुनियादों पर यह असेसमेंट की गई कि आबिद किन 8-10 शहरों में उसको कोई ऐसा मददगार मिल सकता है जो उसको कोई महफूज ठिकाना फराहम करे। ये बहुत दिलचस्प और अहम असेसमेंट थी और इसके लिए पुलिस ने एक हरबा इस्तेमाल किया। वो हरबा ये था कि आबिद के जो रिश्तेदार गिरफ्तार थे उनसे पूछा कि आबिद मोटरवे वाली जो वारदात है उससे पहले किन किन शहरों में जाता रहा है और उसने कौन से शहरों में इससे पहले काम किया है। अब इस मामले में पुलिस को 3 किरदारों का पता चला। इस दौरान आबिद के रिश्तेदारों से जो मालूमात मिली और पुलिस के पास जो अपनी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, यानी अपने ज़राए से जो पुलिस को मालूमात मिली थी, उसके बाद 8 शहरों के गिर्द सुर्ख दायरा लगाया गया, यानी पुलिस को यकीन हो गया कि आबिद किसी सूरत इन 8 शहरों से बाहर नहीं गया होगा। इन 8 शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, चकवाल, गुजरात, सियालकोट, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला और बहावल नगर शामिल थे। अब यहाँ से मामले ने एक अहम मोड़ ले लिया। वो मोड़ ये था कि पुलिस को एक कॉल का सुराग मिला। ये सुराग इसलिए अहम था
कि इसका ताल्लुक बराह रास्त उस इंफॉर्मेशन से था जो पुलिस को इतवार की शाम को मिली थी। ये पहली इंफॉर्मेशन पुलिस को आबिद मल्ही की बीवी से मिली थी, लेकिन ये एक अधूरी इंफॉर्मेशन थी। ये इतला इसलिए अधूरी थी कि आबिद ने पहले अपनी बीवी को फैसलाबाद के चक नंबर 236 में मिलने के कहा और उसके 6 घंटे बाद उसने अपनी बीवी को दोबारा कॉल की और उसे एक मुख्तलिफ मकाम का बताया कि वो इस मकाम पर मौजूद होगा। अगले दिन आबिद मल्ही ने अपनी बीवी को एक और कॉल की और उसमें फिर एक नया मकाम बता दिया। आबिद और उसकी बीवी के दरमियान इन राब्तों के दौरान आबिद के मोबाइल नंबर्स की लोकेशन मुसलसल तब्दील होती रही और आबिद 2 मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन सिम्स इस्तेमाल करता रहा। आबिद जानबूझकर अपनी बीवी को एक ख़ास मकाम का नहीं बता रहा था और उसका मकसद ये था कि अगर पुलिस उसकी बीवी की निगरानी कर रही हो तो पुलिस भी उसकी मौजूदगी के मकाम के बारे में मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार रहे। पुलिस के पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे और ये जो दोनों ऑप्शन थे, इस दोनों ऑप्शंस में बड़े रिस्क भी थे। एक ऑप्शन तो ये था कि आबिद मल्ही की बीवी से जो पहली अहम मगर नामुकम्मल और अधूरी इतला मिली, उसी इतला पर फौरन छापा मारकर आबिद को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए, लेकिन इसमें एक रिस्क था। पुलिस का ख्याल था कि हो सकता है उसने अपनी बीवी को अपनी मौजूदगी के मकाम के बारे में मुकम्मल दुरुस्त मालूमात ना दी हों ताकि वो चेक कर सके कि क्या पुलिस उस मकाम पर छापा मारती है या नहीं मारती। अगर पुलिस उस मकाम पर फौरन छापा मारती और आबिद वहाँ मौजूद ना होता तो उसके बाद आबिद ने अपनी बीवी और दीगर तमाम रिश्तेदारों के साथ हर किस्म की कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर बंद कर देनी थी, यानी उनसे हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर देना था। और अगर आबिद ऐसा करता तो फिर पुलिस के लिए उसकी मौजूदगी का पता चलाना और उसे गिरफ्तार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता। अब इस पूरी सूरत हाल में पुलिस ने इंतहाई राजदारी से इंतज़ार किया कि आबिद के बारे में कोई ऐसी दूसरी इतला मिले जिसका सिरा पहली इतला से जोड़ा जा सके। इस दौरान आबिद की मौजूदगी के बारे में जो पहली इतला मिली थी, उस मकाम पर निगरानी का एक खामोश नौयत का निज़ाम भी कायम कर दिया गया था, यानी पुलिस एहलकार सादा कपड़ों में मुख्तलिफ रूप धार कर उस मकाम की निगरानी कर रहे थे। पुलिस को इससे पहले ये इतला भी मिली थी कि आबिद मल्ही ने आम मुसाफिर बसों में कम से कम 7 मरतबा मुमकिना तौर पर सफ़र किया है। इस दौरान उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया। अब इस इतला की रोशनी में बस अड्डों पर भी पुलिस एहलकारों का एक खामोश जाल बिछा दिया गया। पुलिस को इससे पहले ये इतला भी मिली थी कि आबिद चिन्योट में कुछ दिन भैंसों के बाड़े में भी काम करता रहा। पुलिस के पास ये तमाम इतलात थीं, लेकिन एक ख़ास वजह पर पुलिस ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी। वो वजह यह थी कि इससे पहले 4 मकामात पर आबिद की मौजूदगी की 100% पक्की इतला मिली थी, लेकिन हर छापे से पहले आबिद वहां से फरार हो गया था। इसीलिए आईजी पंजाब और सीसीपीओ लाहौर ने फैसला किया था कि अब इस मामले पर मुकम्मल राजदारी रखी जाएगी। अब जब आबिद मल्ही के पास रकम ख़त्म हो गई तो उसने अपने वालिद से रब्ता किया। पुलिस ने उसके वालिद के नंबर पर ऑब्जर्वेशन लगा रखी थी, यानी उसका जो डेटा था वो रिकॉर्ड किया जा रहा था। आबिद ने अपने साले के नंबर से अपने वालिद को कॉल की और उसके वालिद ने उससे कहा कि वो मांगा मंडी आ जाए और वो उसके लिए कुछ रकम का बंदोबस्त भी कर देगा। अब यहाँ से कहानी में एक ड्रामाई मोड़ आ गया। पुलिस का दावा यह है कि जब आबिद अपने वालिद के घर पहुंचा तो उस वक्त वहां छापा मारकर उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन लाहौर के चंद सहाफ़ियों ने और मीडिया ने एक मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट भी नशर की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आबिद मल्ही अपने वालिद के घर आकर रोपोश हो गया था और इन रिपोर्ट्स में इस इलाके की एक अहम शख्सियत का जिक्र भी किया गया है। इस शख्सियत का नाम खालिद बट बताया गया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जब आबिद अपने वालिद के घर आकर छुपा तो उसके ख़ानदान ने फैसला किया कि आबिद को अब गिरफ्तारी देनी चाहिए।
इसके बाद उन्होंने इलाके में खालिद भट्ट नामी इस शख्सियत से रब्ता किया और उसी की गाड़ी में आबिद मल्ही को थाने पहुंचाया गया। दूसरी जानिब आबिद मल्ही ने पहले छापे के दौरान अपने फरार के मुतल्लिक एक इंकशाफ भी किया है। उसका कहना है कि उसे बाला मिस्त्री ने ये इतला दे दी थी कि उसका नाम टीवी पर चल रहा है, जिसके बाद वो पुलिस के छापे से पहले ही वहां से फरार हो गया था। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।